सोचने की बात है कि जब कोई मुल्क बिल्कुल ही घुटनों पर आ जाए तो हुकूमत को करना क्या चाहिए। आज हम इसी सवाल का एक बहुत ही जुर्रतमंदाना जवाब देखेंगे, फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट का जवाब। और वो जवाब था न्यू डील। ये अमरीकी तारीख के सबसे बड़े माशी बहरान यानी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान एक बहुत बड़ा, एक इनकलाबी तजर्बा था। तो चलें, कहानी शुरू करते हैं 1920 की दहाई से। इस दौर को रोरिंग ट्वेंटीज़ भी कहते हैं। मतलब हर तरफ जश्न था, खुशहाली थी और लगता था कि मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये उम्मीद का गुब्बारा बहुत जल्द फटने वाला था। ये अल्फाज देखिए, ये सदर हर्बर्ट हूवर ने कहे थे। और कब कहे थे? अगस्त 1928 में, यानी तारीख की सबसे बड़ी माशी तबाही से सिर्फ 1 साल पहले। ये एक तरह से तूफान से पहले वाली खतरनाक खामोशी थी। और फिर होवर के इस बयान के कुछ ही साल बाद हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये मंजर था असल हकीकत का। मुल्क भर में ऐसी कच्ची आबादियां बन गईं जिन्हें लोग तंजिया तौर पर होवर विल्स कहते थे। ये तस्वीरें इस दौर की तकलीफ और मुसीबत को बिल्कुल साफ दिखाती हैं। और ये तकलीफ कितनी गहरी थी, इसका अंदाज़ा इस एक अदद से लगाया जा सकता है। 25%। जी हाँ, मुल्क के 25% लोग, यानी हर 4 में से एक काम करने वाला शख्स बेरोजगार था। ये एक नाकाबिले यकीन तादाद थी जिसने लाखों खानदानों को बिल्कुल मायूसी में डुबो दिया था। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? देखें, ये कोई एक वजह नहीं थी, ये एक डोमिनो इफेक्ट्स की तरह था। एक चीज़ गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, फैक्ट्रियों और खेतों में पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, बैंकिंग सिस्टम कमज़ोर पड़ गया। और सबसे बड़ा धचका था बैंकों का फेल होना। 5,000 से ज़्यादा बैंक्स, मतलब लोगों की ज़िंदगी भर की कमाई एक ही रात में गायब हो गई। अब 1932 तक आते आते मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे। लोग तब्दीली के लिए बिल्कुल बेचैन थे। हर तरफ मायूसी थी और सब एक ऐसे लीडर को ढूंढ रहे थे जो कोई कोई तो नया रास्ता दिखाए। और यहाँ पर दो बिल्कुल अलग सोच, दो मुख्तलिफ फ़लसफ़े आमने सामने आए। एक तरफ थे सदर हर्बर्ट हूवर, जिनका मानना था कि हुकूमत को मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लोगों को खुद ही कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी तरफ थे फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट, जिन्होंने एक न्यू डील यानी एक नए मुआहदे का वादा किया। उनका कहना था कि नहीं, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो आवाम की मदद करे, उनकी मुहाफ़िज़ बने। रोज़वेल्ट का फ़लसफ़ा बहुत सादा था। वो कहते थे कि मुल्क को इस वक्त जुर्रतमंदाना और मुसलसल तजुर्बात की ज़रूरत है। यानी कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए, कुछ भी ट्राई किया जाए। ये उस वक्त की रिवायती सोच से बिल्कुल हटकर था। और फिर रोज़वेल्ट ने बिल्कुल यही किया। उनकी हुकूमत ने एक के बाद एक इतने प्रोग्राम शुरू किए कि उनकी लाइन लग गई। इन सब प्रोग्रामों के नाम उनके शॉर्ट फॉर्म्स यानी इनिशियल से मशहूर हुए, जैसे CCC, WPA, FDIC। इतने सारे थे कि लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि ये तो अल्फ़ाबेट सूप है। अच्छा, तो इस सूप में जो सबसे पहले और मशहूर प्रोग्राम्स में से एक था, वो था सिविलियन कंजर्वेशन कोर यानी CCC। इसका टारगेट कौन था? मुल्क के लाखों बेरोजगार नौजवान। मकसद था उन्हें काम देना और जिंदगी का एक मकसद देना। तो CCC ने क्या किया? उसने 20 लाख से ज़्यादा नौजवानों को नौकरियां दी। ये नौजवान क्या करते थे? ये लोग कौमी पार्कों में दरख्त लगाते थे, सैलाब रोकने के लिए रेजर्वायर बनाते थे और उनको महीने के $30 मिलते थे, जिसमें से ज़्यादातर वो अपने घर वालों को भेज देते थे। यानी एक तीर से दो शिकार। नौजवानों को काम भी मिल गया और उनके घर वालों को माली मदद भी। CCT तो सिर्फ नौजवानों के लिए था, लेकिन फिर आया एक और बड़ा प्रोग्राम, वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी WPA। ये उससे कहीं बड़ा और ज़्यादा वसी था। ये न्यू डील का सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम था और इसका मकसद था पूरे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से खड़ा करना। और इसका स्केल आप बस तसव्वुर करें। WPA ने तकरीबन 90 लाख लोगों को नौकरियां दी। उन्होंने सड़कें बनाई, पुल बनाए, स्कूल बनाए। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ ईंट और गारे का काम नहीं था। WPA ने लिखारियों को भी हायर किया ताकि वो मकामी तारीखें लिखें और आर्टिस्टों को पैसे दिए ताकि वो पब्लिक जगहों पर पेंटिंग्स बनाएं। तो ये सारे प्रोग्राम तो थे फौरी मदद के लिए, लेकिन न्यू डील का एक और बड़ा मकसद भी था, और वो था सिस्टम को ठीक करना, उसमें ऐसी इस्लाहात लाना कि दोबारा कभी ऐसी तबाही ना आए।
ایک طرح سے یہ ایک مستقل حفاظتی جال بنانے کی کوشش تھی۔ یاد ہے ہم نے بینکوں کے فیل ہونے کی بات کی تھی؟ اس کی وجہ سے لوگوں کا بینکنگ سسٹم پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں بنائی گئی FDIC یعنی فیڈرل ڈپازٹ انشورنس کارپوریشن۔ اس نے لوگوں کے پیسوں کی گارنٹی دی، اور ساتھ ہی روزویلٹ نے ریڈیو پر اپنی مشہور فائر سائڈ چیٹ شروع کی، جس میں وہ سیدھا عوام سے بات کرتے تھے اور انہیں یقین دلاتے تھے کہ ان کا پیسہ اب محفوظ ہے۔ اور شاید نیو ڈیل کا سب سے بڑا، سب سے دیر پا کام تھا 1935 کا سوشل سیکیورٹی ایکٹ۔ یہ ایک بالکل انقلابی آئیڈیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں وہ ریٹائر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے ایک فنڈ میں پیسے ڈالیں گے۔ اس سے بزرگوں، بے روزگاروں اور معذوروں کے لیے ایک پکا حفاظتی جال بن گیا۔ اس ایک قانون نے امریکہ میں سوشل ویلفیئر کا پورا تصور ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو اتنے سارے پروگرامز اور اصلاحات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیو ڈیل کا نتیجہ کیا نکلا؟ آئیے ذرا اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، نیو ڈیل کا معاملہ سیدھا سادھا نہیں ہے، اس کی میراث کافی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف تو اس نے لاکھوں نوکریاں پیدا کیں، بینکنگ سسٹم کو ڈوبنے سے بچایا اور ایک سوشل سیفٹی نیٹ بنایا، لیکن دوسری طرف اس کی وجہ سے ملک کا قرضہ ڈبل ہو گیا اور ایک بہت بڑی سرکاری مشینری بن گئی جس پر آج تک تنقید ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات صاف ہے، اور وہ یہ کہ نیو ڈیل نے گریٹ ڈپریشن کو ختم نہیں کیا۔ 1939 میں بھی بے روزگاری 19% پر تھی۔ اصل میں معیشت پوری طرح سے تب بحال ہوئی جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی اور حکومت نے جنگ کے لیے بہت بڑے پیمانے پر خرچ کرنا شروع کیا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ روزویلٹ کو صرف معاشی مسائل کا سامنا تھا، انہیں بہت سخت سیاسی مخالفت بھی جھیلنی پڑی، خاص طور پر سپریم کورٹ سے۔ کورٹ نے ان کے کئی بڑے پروگرامز کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ اس کے بعد ایک بڑی سیاسی لڑائی چھڑ گئی اور نیو ڈیل کا جو مومنٹم تھا وہ کافی حد تک ٹوٹ گیا۔ تو آخر میں نیو ڈیل کی سب سے بڑی میراث شاید معیشت کو ٹھیک کرنا نہیں بلکہ سوچ کو بدلنا تھا۔ اس نے امریکہ میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ جب بحران آئے تو حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا اسے مداخلت کرنی چاہیے یا نہیں۔ اسی سوچ نے ایک جدید فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی اور یہ خیال پکا کر دیا کہ حکومت اپنے لوگوں کی معاشی بھلائی کی ذمہ دار ہے۔ اور یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔